भारतीय राजनीति से लेकर के, इतिहास से लेकर के सभी सामाजिक आंदोलनों और तमाम चीज़ों पर जिनका बहुत गहरा अध्ययन है, जिन्होंने इसके ऊपर विश्लेषण किया है राष्ट्र और वैश्विक व्यवस्थाओं के ऊपर, तो मैं आदरणीय श्री रामेश्वर पंकज जी से कहूँगा कि वो एक आपको इस संदर्भ में एक प्रस्तावना, एक इसका मार्गदर्शन सबको यहाँ पर प्रदान करें। देश के बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने राजनीति से लेकर के, इतिहास से लेकर के, दर्शन और अध्यात्म से लेकर के तमाम पहलुओं से इतना गंभीर अध्ययन किया हो। मैं आदरणीय श्री पंकज जी को सबकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच में आमंत्रित करता हूं और वो इस विषय की प्रेरणा और मार्गदर्शन सबको करें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सादर प्रणाम। आदरणीय मंच तथा देशभक्ति के इस विराट अनुष्ठान में पधारे हम सब जो लोग हैं, माताएं, बहनें, और सारे विश्व में जो भी परिवर्तन होते हैं वो या तो होते हैं शस्त्र के प्रयोग से, बहुत से हुए हैं। शस्त्र का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ भी उसके पीछे एक विचार होता है, विचार का एक पूरा ठाठ होता है, ताना बाना होता है। लेकिन उससे भी बड़ा होता है शास्त्र या ज्ञान। वैसे तो अपने यहाँ कहा है शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, तो उस रूप में तो हम कहेंगे कि ठीक है साहब, हमारा राष्ट्र शस्त्र से रक्षित है। लेकिन ये तब कहा गया था जब भारत का अपना राज्य था। लेकिन वर्तमान में स्थिति अलग है, और वो स्थिति क्या अलग है इसको अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो यही है ना, अगर ज्ञान प्रामाणिक और पूरा नहीं है तो टुकड़े टुकड़े में तो सब लगता है कि सब भारतीय ही है, सब जो चल रही है व्यवस्था वो भारत की ही तो है, हम भारतीय लोग ही तो हैं, संस्कृत भी पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन स्थिति क्या हुई है इसको अगर हम देखें तो पता चलेगा कि ये तो भीतर से जो सत्व है भारतीयता का या ज्ञान परंपरा का वो तो समाप्त कर दिया गया। यहाँ तक कि संस्कृत विश्वविद्यालयों में भी बहुत सारे विद्वान हैं जो अलग अलग शाखाओं के विद्वान तो मिलेंगे, बड़े दिग्गज, लेकिन आधुनिक चिंतन के समय वो किसी न किसी यूरोपीय विचार से समतुल्य दिखाने लगेंगे किसी भारतीय विचार को। तो इसीलिए जैसा पूज्य स्वामी जी महाराज ने योजना बनाई है कि हमारे पास जो भविष्य में स्नातक होंगे, विद्वान होंगे, उन्हें दोनों धाराओं का प्रामाणिक ज्ञान, कम से कम 2 धाराओं का होना चाहिए। सारे विश्व का हो तो और अच्छा है, लेकिन ये जो यूरो क्रिश्चियन विद्या परंपरा है उसका भी पूरा प्रामाणिक ज्ञान हो, नहीं तो उसके शब्दों को हम भारतीय अर्थ दे के बहुत अनर्थ करते हैं, और भारतीय परंपरा का भी पूरा ज्ञान हो। अब इसमें राजनीति का ज्ञान क्यों आवश्यक है, इसके लिए 2-3 उदाहरण देते हैं। सबसे पहले तो हम जो सबसे निकट की घटना है उसका उदाहरण मैं देता हूँ। जिस समय गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, जो 2 विशाल धाराएं थीं उसमें से एक धारा का नेतृत्व वो कर रहे थे, तो जाहिर है कि उसमें उन्होंने शास्त्र का ही सहारा, यानी शब्दों का ही सहारा लिया ना, वाक बल का सहारा लिया। शस्त्र बल तो क्रांतिकारी कर रहे थे, वीरता की जो अधिक बड़ी अभिव्यक्ति है उसे तो भारतीय क्रांतिकारियों का विराट समूह कर रहा था, युवक युवतियाँ। लेकिन वीरता की एक और भी धारा है जो उस समय परिस्थिति थी, जिनको थोड़ी देर में बताऊंगा, उसके कारण महत्वपूर्ण हो गई थी, सत्याग्रही धारा। तो उसमें वो शब्द बल का, वाक बल का ही प्रयोग तो कर रहे थे। तो उन्होंने जैसे बहुत सारी बातें लिखी, उसमें से सबसे काम की बात इस समय इस प्रसंग में याद करने योग्य, उन्होंने किसानों के विषय में लिखा बड़े विस्तार से, और बहुत सुंदर लिखा। अब तो उसकी चर्चा ही नहीं होती। उन्होंने ये बताया कि भारत का किसान कितना ज्ञानी है, और बड़े विस्तार से लिखा कि उसको भूमि के प्रकारों का ज्ञान है, बीज के प्रकारों का ज्ञान है, मौसम का ज्ञान है, आकाश का ज्ञान है, नक्षत्रों का ज्ञान है। यानी उसके ज्ञान के इतने विस्तृत रूप बताए कि पढ़कर चित्त एकदम प्रसन्न हो जाए। लगा कि बहुत से लोग गांधी जी से इन्हीं सब चीज़ों से जुड़े कि वो भारत की महिमा बहुत अच्छे से बताते थे। लेकिन फिर हुआ क्या, सत्ता ऐसे व्यक्ति को दी गई जो लिखित रूप में मानता था कि भारत के गांव अज्ञान के आगार हैं, अज्ञान के केंद्र हैं, भारत के किसान मूर्खता की साकार प्रतिमा हैं, इनको सबको तो ट्रांसफॉर्म करना ही है, इनका रूपांतरण करना है। तो राज्य का कितना बड़ा रोल होता है, या जो 1947 तक भारत के लगभग आधे भाग में ही ब्रिटिश प्रभुता थी, शेष 730 रियासतें थीं, जिनमें से कुछ रियासतें बहुत शक्तिशाली थीं, इंग्लैंड से भी अधिक शक्तिशाली थीं। उत्तराखंड स्वयं लगभग इंग्लैंड से थोड़ा सा ही छोटा बैठेगा। तो कितने सारे राष्ट्र के बराबर इलाके में
राज्य है, लेकिन अगर पर्याप्त राजनीतिक बुद्धि नहीं है, उसका प्रशिक्षण नहीं है, तो क्या होगा, उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो राजनीतिक बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान है। और ये राजनीतिक बुद्धि या तो होगी, बहुत विशिष्ट प्रतिभा है तो किसी व्यक्ति में हो जाएगी, लेकिन बड़े पैमाने पर राज्य का संचालन कैसे हमारे पक्ष में हो कुशलता से, हम उन नीतियों में कैसे सूक्ष्म बदलाव लाएं जिससे कि वो हमारे पक्ष में आ जाए शासन करने पर। इसके लिए तो प्रशिक्षित लोग चाहिए ना, और हर तरह के प्रशिक्षित लोग चाहिए। कोई कूटनीति में प्रशिक्षित है, कोई राजनीति शास्त्र में प्रशिक्षित है, कोई विधि शास्त्र में प्रशिक्षित है। अब देखिए, इस प्रशिक्षा के अभाव में ये स्थिति है कि ज़्यादातर लोग तो समझते हैं कि जो भारत में कानून चल रहा है वो भारतीय कानून है, लेकिन ये तो एंग्लो सेक्शन लॉ है। पहले तो ये जानना चाहिए कि राज्य चलता कैसे है। कोई भी राज्य, क्या वो समाज की अनुमति से चल रहा है या समाज पर एक तरह का आरोपण है। तो जो वर्तमान में इन्होंने राज्य का रूप रखा है, वो नागरिकों को केवल वोट का अधिकार देता है। और हम लोगों को प्रचार के द्वारा ये भ्रम होता है कि हमारी सरकार है, वोट से सरकार चलती है, लेकिन वोट से सरकारें नहीं चलती। वोट से हम विधायिका में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। राज्य बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा, राज्य के 3 मुख्य अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और कार्यपालिका स्वयं में काफ़ी बड़ी चीज़ है, जिसके कम से कम मोटे तौर पे कहें तो 3 विभाग हो सकते हैं। एक तो ये प्रशासक, जिसके शीर्ष होते हैं IAS, और दूसरा होता है पुलिस बल, और तीसरा है शस्त्र बल या फौज। ये तीनों कार्यपालिका के ही अंग हैं। और बाद में विधायिका के जो शीर्ष लोग मंत्री आदि बनते हैं वो कार्यपालिका के शीर्ष में जाते हैं। लेकिन हमारे पास केवल विधायिका के लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। और प्रचार के द्वारा हमको ये भ्रम है कि साहब हमारी सरकार है। इस भ्रम से बड़े नुकसान होते हैं। हम हर बात के लिए समाज को कोसने लगते हैं, अरे जैसे तुम हो वैसी सरकार मिलेगी। ये झूठी बात है। भारत की जनता वैसी नहीं है, ये मानना कि भारत के लोगों को पूर्ण राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, असत्य है। राजनीतिक अधिकार उसे कहते हैं जब हमें अपनी ज्ञान परंपरा के अनुसार शिक्षा पाने का अधिकार हो, अपनी विधि परंपरा के अनुसार अपनी व्यवस्था चलाने का अधिकार हो, भारत में प्रशासन कैसे होगा इसमें नागरिकों की कोई सम्मति ली जाए, भारत में कानून कैसे बनेंगे इसमें नागरिकों की कोई सम्मति ली जाए। ये तो कहीं नहीं ली गई, ना अंग्रेजों ने ली थी, ना हमारे माननीय सांसदों आदि ने ली है। अच्छा, इसको बदलेंगे कैसे? अब तो केवल किसी दोषारोपण के लिए ये बात नहीं बता रहे हैं। हम लोग अगर इन चीज़ों को जानें तो कल हमारे जो प्रतिनिधि जाएंगे वो इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। कैसे? सूक्ष्म परिवर्तन बहुत ही विशाल स्तर पर परिणामकारी होता है। मान लीजिए संविधान में एक संशोधन ला दिया जाए केवल कि भारत का राज्य भारतीय समाज का प्रतिनिधि है या प्रतिनिधि अंग है। स्टेट जो है वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, भारत का राज्य भारतीय समाज का प्रतिनिधि अंग है। इस छोटे से संशोधन के बहुत दूरगामी अर्थ होंगे, क्योंकि कल को अगर स्टेट के द्वारा कोई ऐसा कदम उठाया गया जो समाज को खंडित करता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, कि राज्यकर्ताओं का ये कदम राजद्रोह है। हमको ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है कि हम अपने मन की सरकार चुनें। हमको केवल ये अधिकार मिला है कि हम MLA या MP अपने मन का चुनें। और उसके भी दुनिया भर के शॉर्टकट निकाल लिए हैं कि 11-12% वाला ही MLA हो जाएगा या MP हो जाएगा, वो एक अलग बात है। तो असली राजनीति वो है जो अपनी बुद्धि से ये तय करती है कि भारत में शासन कैसे चलेगा। जैसे इस समय असली राजनीति कर रहे हैं जो धर्म के सबसे बड़े तेजस्वी सूर्य हैं हमारे भारतवर्ष में, पूज्य स्वामी रामदेव जी, वो राजनीति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस बात की समझ है कि भारत का शासन कैसे चल रहा है और कैसे चलेगा। और अभी तो ये हाल है कि सारा ही अधिकार केवल राज्य को दे दिया है, जो विश्व में कहीं नहीं। जो एक उसकी विशिष्ट वैधानिक हैसियत होनी चाहिए कि ये धर्माचार्य हैं, ये शंकराचार्य हैं, ये हमारे वेदाचार्य हैं, उनकी एक विशिष्ट हैसियत होनी चाहिए जो सारी दुनिया में है। सारी दुनिया में धर्माचार्यों की एक विशिष्ट वैधानिक हैसियत है, भारतवर्ष में नहीं है। और राजनीतिक चेतना के अभाव में इस बात का ज्ञान नहीं है। आप भारत के बड़े से बड़े धर्माचार्य, भारत के बड़े से बड़े देशभक्त के बारे में कुछ भी बोल देते हैं अनाप शनाप, और
इतना 4 जून को जो किया था, मतलब आप आंदोलनों में ऐसी नृशंसता, ऐसी क्रूरता कर सकते हैं, इसका अर्थ है कि आपका चित्त बहुत ही क्रूर है, बहुत ही हिंस्र है, बहुत ही नीच है। तो फिर आप ये जो दुश्मनों के प्रति सॉफ्टनेस दिखाते हैं, कोमलता दिखाते हैं, ये तो आपके अपराधी स्वभाव को दिखाती है, देशद्रोही स्वभाव को दिखलाती है। अगर कोई नेता भारत के सर्वपूजित लोगों के प्रति सम्मान नहीं दिखाता और भारत के शत्रुओं के प्रति सम्मान दिखाता है तो वो देशद्रोही है, और अगर सही कानून बने तो उसे देशद्रोह की सजा हो सकती है। भारत की राजनीति बहुत दिनों से विदेशी राजनीति के से एक तरह से इंटरेक्शन उसका होता है, आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है और उनके साथ समझौते होते हैं, उसके अनुसार राजनीतिक निर्णय होते हैं। तो हमें क्यों राजनीतिक जागरूकता आवश्यक है? ताकि हमारे जो आगे लोग तैयार हों, जो संसद में जाएं, उनको इसकी भी जानकारी रहे कि विश्व में कौन कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं। इस समय भारत के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिवेश है। ऐसी बहुत सी नई शक्तियां विश्व में उदित हो चुकी हैं जो उन्हीं सब चीज़ों को मानती हैं जो भारत का सनातन धर्म, सनातन वैदिक धर्म जिन चीज़ों को मानता है। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, जिसे न्यू साइंस कहते हैं, जो अभी राजनीति चल रही है वो क्या है? वो भी विज्ञान से ही प्रेरित है, लेकिन वो विज्ञान का कहते हैं न्यूटोनियन मॉडल। तो सोसाइटी को पार्टी वर्कर्स और पार्टी के समर्थक बुद्धिजीवियों की मदद से जैसा हम चाहें वैसा ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, इस धारणा से वर्तमान राजनीतिक पार्टियां गठित हैं। इसलिए वर्तमान राजनीति जो चल रही है वो तो वैसे भी दुनिया भर में फेल हो रही है। तो जो यूरोप के न्यू साइंस वाले लोग हैं वो भारत की ओर देख रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भारतीय चिंतन है, जो भारत का दर्शन है, इसी में विश्व का कल्याण निहित है। फिर जो ईसाइयत के आने के पहले वहाँ के हमारे ही तरह देवी देवताओं के और विविध रूपों के उपासक थे, सूर्य के, अग्नि के, सबके, केल्ट लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा तो सूर्योपासक समूह हैं, तो वो अब पैगन मूवमेंट के रूप में उदित हो रहे हैं। पैगन मूवमेंट यूरोप में बड़ी तेज़ी से चल रहा है, वो भारत का मित्र है और भारत की ओर देखता है, पूज्य स्वामी रामदेव जी जैसों की ओर देखता है। तो न्यू साइंस के सब लोग, पैगन मूवमेंट, फिर जो यूरोप की स्त्रियां हैं वो हमारे यहाँ के स्त्री आंदोलन से बिल्कुल अलग हैं। चर्चेज़ ने, यूरोपीय मिडीवल चर्च ने स्त्रियों का जीवन नरक में बना दिया था। अभी उसका प्रसंग नहीं है, अकेला वही बहुत लोमहर्षक है। तो उसके विरुद्ध ये स्त्रियां खड़ी हुईं। तो यूरोप की जो वीर स्त्रियां हैं उन्होंने चर्च को ध्वस्त कर दिया अपनी वीरता से। बड़ी सत्याग्रही और तेजस्वी स्त्रियां हैं जो उसमें वास्तविक बौद्धिक स्त्रियां, वो सब स्त्रियां भी, उनमें से जो उनके तेजस्वी नेतृत्व हैं वो कहीं ना कहीं अगर भारत के विषय में जानते हैं तो इधर आकर्षित होते हैं। फिर जैसा केडीए जी ने उस दिन बताया था, जो ग्रीन, जो पर्यावरण संबंधी आंदोलन है, प्रकृति के मतलब हम अंतकाल तक चाहे जो पैदा करते रहेंगे, इस झूठे प्रचार से ये सारा चला था डेवलपमेंट का मॉडल, विकास का, और वो अब झूठा सिद्ध हो गया है। क्योंकि सबको पता है कि भाई, जैसा पूज्य स्वामी जी रात दिन हम लोगों को प्रशिक्षित करते ही हैं कि आपने हजारों वर्षों में जो तेल बना, हजारों वर्षों में जो कोयला बना, हजारों वर्षों में जो धातुएँ बनी, उनका आपने तो 100 साल में ही आधा खा लिया, और इस गति से तो अगले 50 साल में आप खोखला कर देंगे। तो इस विषय में चेतना जगी है यूरोप में, तो पर्यावरण आंदोलन चल रहे हैं। पर्यावरण आंदोलन, पैगन आंदोलन, यूरोपीय सशक्त स्त्री आंदोलन और न्यू साइंस मूवमेंट, ये चारों ही भारत की ओर देख रहे हैं और भारत में पूज्य स्वामी जी जैसे सशक्त नेतृत्व की ओर देख रहे हैं। तो विश्व का वातावरण हमारे अनुरूप है, लेकिन हमको इन सब चीज़ों की समझ आवश्यक है, राजनीतिक चेतना की समझ आवश्यक है, और हमारे पास ऐसे राजनीतिक रूप से दक्ष लोग होने चाहिए। और प्रथम चरण में अगर हम 2014 में इतने दक्ष नहीं भी भेज पाएँ तो फिर ये समझ होनी चाहिए कि वो सीमित लक्ष्य को ही यदि प्राप्त कर लें तो हम लोग उससे संतुष्ट रहें धीरे धीरे। इसीलिए पूज्य स्वामी जी कहते हैं ना कि भाई 50 वर्ष 100 वर्ष की योजना बनाओ। ऐसे नहीं समझें कि बस हमने 200 MLA जिता दिए तो वो सारे ही वो काम कर देंगे जो हम चाहते हैं, या 272 भी जिता दिए तो क्रमशः परिवर्तन होगा। राजनीति, जो राजनीतिक दल है उसकी अपनी सीमा है, व्यापक राजनीति उससे बड़ी चीज़ है, और राज्य उससे भी अधिक शक्तिशाली है। तो राज्य को, राजनीति शास्त्र या राजनीति के सिद्धांत को और राजनीतिक दल की शक्ति को, तीनों को समझने पर ही ये सब होगा। अंत में 2-3 बातें और, जो ज्ञान की बात हो रही है उसमें देखिए, एक तो श्रद्धा आवश्यक है, श्रद्धा के बिना तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए जो नए हमारे छात्र आएंगे उनमें श्रद्धा जब दृढ़ होगी ज्ञान से, श्रद्धा, संस्कार और सदाचार, और साथ ही संसाधन भी चाहिए अगर हम आगे बढ़ना चाहते हो। अगर रिसोर्सेज नहीं हैं तो हमारे पास कहाँ से वैसे लोग आएंगे। और इसके साथ ही प्राण शक्ति हो, प्रतिभा हो और लोक में प्रतिष्ठा भी हो,
ऐसे ही लोग बड़े काम कर पाएंगे जिनमें श्रद्धा हो, संस्कार हो, सदाचार हो, संसाधन भी हो, कुछ प्राण शक्ति हो, प्रतिभा हो, लोक में प्रतिष्ठा हो और पुरुषार्थ की सामर्थ्य हो। तो ये सब चीज़ें खड़ी होंगी जो पूज्य महाराज जी प्रयास कर रहे हैं यहाँ, और उसके द्वारा ही हम वस्तुतः राजनीति कर पाएंगे। राजनीतिक हस्तक्षेप का वास्तविक अर्थ ये होता है कि हम राजनीति के स्वरूप को जानें, समाज में पड़ रहे उसके प्रभाव को जानें, कैसे सूक्ष्म परिवर्तनों से बड़े परिवर्तन घटित हो सकते हैं, जिनके 2 उदाहरण मैंने दिए, उसको जानें। छोटे से परिवर्तन बहुत ही दूरगामी होते हैं। वर्तमान में जो पाप हो रहे हैं वो भी ऐसे ही लोगों द्वारा हुए हैं, यानी वो भी चतुर लोगों द्वारा ही हुए हैं। चतुर राक्षस भी होते हैं, केवल देवता नहीं होते। तो ये जो 100 संशोधन हुए हैं, इसमें से ज़्यादातर संशोधन वो हुए हैं जिनमें कानून के रूप में ही ऐसे छेद बना दिए गए हैं जिससे भारतीय समाज को खोखला किया जा सके। जिस समय आपने सारे विश्व में समाजवाद छोड़ा जा चुका है, समाजवाद का अर्थ ही होता है राज्य का पूर्ण नियंत्रण समाज में, जो बहुत पापपूर्ण चीज़ है ना। राज्य यानी राजकीय एकाधिकारवाद को ही सोशलिज्म कहते हैं, वो सारे संसार में छोड़ा जा चुका है। और भारत में तो आप उसी समय लिबरल पॉलिसी और ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, एक और आप ये कह रहे हैं जो समाजवाद के नितांत विपरीत है। संविधान में आपने अभी समाजवाद शब्द जीवित रखा है और सेकुलरिज्म की कोई परिभाषा ही, अगर केवल सेकुलरिज्म और सोशलिज्म की संसद में परिभाषा ही हो जाए, चाहे जो परिभाषा हो उसमें वो फंस जाएंगे हमारे राज्यकर्ता। इसीलिए वो परिभाषा देने से बचते हैं ताकि मनमानी की जा सके। क्योंकि सेकुलरिज्म की कोई भी परिभाषा करें उसमें आप बहुसंख्यकों के धर्म को कुचलने का को सेकुलरिज्म थोड़ी कह सकते हैं। किसी भी परिभाषा से सेकुलरिज्म का ये अर्थ नहीं हो सकता कि आप किसी देश के बहुसंख्यकों के धर्म पर चोट करें। तो इसीलिए परिभाषा से बच रहे हैं। तो कानून के छल से बहुत से, इसी तरह संपदा का है, आपने संपत्ति को राज्य का मान रखा है कि भारत की संपत्ति का स्वामी राज्य है। ये तो भारतीय राज्य में, भारतीय राज्य की परंपरा में ये बात कभी मान्य ही नहीं थी। और 1947 तक जो भारतीय राजा थे वो भी इसको नहीं मानते थे। आधे ब्रिटिश भारत में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन शेष भारत तो इसको नहीं मानता था कि संपदा का स्वामी राज्य है। लेकिन ये अभी चल रहा है, इन्होंने होशियारी से कर दी कि सारी नेशन की जो भी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र की संपत्ति का स्वामी राज्य है और राज्य स्वयं किसी का सेवक नहीं है। भाई ये तो आप कह दो कि राज्य समाज का सेवक है कानूनी रूप से। तो प्रकारांतर से क्या हो गया, राष्ट्र की संपत्ति पर राज्यकर्ताओं का अधिकार है जो चाहे जैसे उससे खिलवाड़ करते हैं, भूमि अधिग्रहण कर लें, संपत्ति सीमा निर्धारण कर दें। भाई आप कौन होते हैं, उसका या तो कोई एक विधिवत कोई व्यवस्था बनाइए। इन सब बारीक चीज़ों को समझना पड़ेगा अगर भविष्य में एक न्यायपूर्ण आध्यात्मिक न्यायवाद पर आधारित समाज बनाना है। तो हमें राज्य, राजनीति और राजनीतिक दल तीनों की शक्ति को समझना पड़ेगा। धन्यवाद। थोड़े से पलों में राजनीतिक चेतना का आपने संचार किया और भारतीय राजनीति जिस दर्शन के आधार पर चल रही है उससे किस तरह से देश का विनाश हो रहा है उसका एक छोटा सा चित्रण आदरणीय श्री पंकज जी ने किया। और इसी को समग्रता से बदलने के लिए हमें कितनी बड़ी तैयारी करनी है और उनके मार्गदर्शन के बाद, क्योंकि इतना